संसद के बजट सत्र में विपक्ष की तैयारी सरकार को बीबीसी डॉक्यूमेंट्री और गौतम अडानी के मुद्दे पर घेरने की है, लेकिन बजट सत्र के ठीक पहले पीएम मोदी अपना अमोघ अस्त्र फेंककर विपक्ष को घेरे में बांध रहे हैं। ये बजट सत्र ऐसे समय में शुरू हो रहा है जब एक दिन पहले ही राहुल गांधी के नेतृत्व में 5 महीने तक चली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर में पूरी हुई। पीएम ने संसद पहुंचने के बाद मीडिया से कहा कि नए साल में आज बजट सत्र का प्रारंभ हो रहा है और शुरू में ही अर्थ जगत में जिनकी आवाज को मान्यता होती है वैसी आवाज चारों तरफ से सकारात्मक संदेश लेकर आ रही है, आशा की किरण लेकर आ रही है, उमंग का आगाज लेकर आ रही है। इस तरह से देखें तो पीएम ने पेश होने वाले बजट के बारे में भी कुछ इशारे भी कर दिए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज एक महत्वपूर्ण अवसर है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जी आज पहली बार संयुक्त सदन को संबोधित करने जा रही हैं। राष्ट्रपति जी का भाषण भारत के संविधान का गौरव है, भारत की संसदीय प्रणाली का गौरव है और विशेष रूप से आज नारी सम्मान का भी अवसर है और दूर सुदूर जंगलों में जीवन बसर करने वाले हमारे देश के महान आदिवासी परंपरा के सम्मान का भी अवसर है। पिछले कुछ वर्षों से ऐसा देखा जा रहा है कि सदन में विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। हंगामे और शोरगुल की स्थिति में बनने से पहले ही पीएम ने नारी सम्मान और आदिवासी गौरव की चर्चा कर विपक्ष की रणनीति को फेल करने की कोशिश की है। मोदी ने कहा कि न सिर्फ सांसदों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का पल है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जी का आज पहला उद्बोधन हो रहा है। हमारे संसदीय कार्य में 6.7 दशक से जो परंपराएं विकसित हुई, उन परंपराओं में देखा गया कि अगर कोई भी नया सांसद जब पहली बार सदन में बोलने के लिए खड़ा होता है तो किसी भी दल का क्यों न हो, जब वह पहली बार बोलता है तो पूरा सदन उन्हें सम्मानित करता है, उनका आत्मविश्वास बढ़ाता है, उस प्रकार से एक अनुकूल वातावरण तैयार करता है। ये उत्तम परंपरा है। आज राष्ट्रपति जी का उद्बोधन भी पहला उद्बोधन है। सभी सांसदों की तरफ से उमंग, उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ आज का ये पल हो, ये हम सबका दायित्व है। पीएम ने कहा कि मुझे विश्वास है कि हम सभी सांसद इस कसौटी पर खरे उतरेंगे। पीएम ने आगे कहा कि हमारे देश की वित्त मंत्री भी महिला हैं। वह कल एक और बजट लेकर देश के सामने आ रही हैं। आज की वैश्विक परिस्थिति में भारत के बजट की तरफ पूरे विश्व का ध्यान है। डांवाडोल विश्व की आर्थिक परिस्थिति में भारत का बजट भारत के सामान्य लोगों की आशाओं आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करेगा ही, लेकिन विश्व जो आशा की किरण देख रहा है, मुझे पूरा भरोसा है कि निर्मला जी इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने का पूरा प्रयास करेंगी। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा के नेतृत्व में एनडीए सरकार का एक ही मकसद रहा है, इंडिया फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट। उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए तकरार भी रहेगी, लेकिन तकरीर भी तो होनी चाहिए। ये कहते हुए पीएम मोदी मुस्कुरा दिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने के ठीक पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने बड़ा धमाका कर दिया। उसका कहना है कि 2023 और 24 में भारत की इकोनॉमी दुनिया में रॉकेट के स्पीड से बढ़ेगी और अमेरिका से लेकर चीन तक कोई भी दूर दूर तक इसके पास नहीं टिकेगा। यही वजह है कि बजट सत्र की शुरुआत में पीएम मोदी ने कहा कि आज की वैश्विक परिस्थितियों में भारत के बजट की तरफ न केवल भारत बल्कि पूरा विश्व ध्यान से देख रहा है। डांवाडोल विश्व की आर्थिक परिस्थिति में भारत का बजट भारत के सामान्य लोगों की आशा को पूरा करने का प्रयास करेगा ही, लेकिन विश्व जो आशा की किरण देख रहा है उसे वो और अधिक प्रकाशमान नजर आए। मुझे भरोसा है कि निर्मला जी इन आशाओं को पूरा करने के लिए पूरा जोर लगाएंगी। पीएम मोदी ने कहा कि सबसे पहले देश, सबसे पहले देशवासी। उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए इस बजट सत्र में भी तकरार भी रहेगी, लेकिन तकरीर भी तो होनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि विपक्ष के सभी साथी बड़ी तैयारी के साथ बहुत अध्ययन करके सदन में अपनी बात रखेंगे। सदन देश की नीति निर्धारण में बहुत ही अच्छी तरह से चर्चा करके अमृत निकालेगा और देश का काम निकलेगा। IMF के मुताबिक भारतीय इकोनॉमी की ग्रोथ के 2023 में 6.1% रहने की संभावना है, जबकि 2024 में ये 6.8% रह सकती है और दूसरी ओर ग्लोबल इकोनॉमी में 2023 में गिरावट आने की आशंका है। 2022 में इसके 3.4% रहने का अनुमान था, जबकि 2023 में ये 2.9% रह सकती है। ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ 2024 में 3.1% रह सकती है और इसी तरह से 2023 में चीन की इकोनॉमी 5.1% की रफ्तार से बढ़ सकती है। 2022 में उसकी रफ्तार 3% रही, जबकि 2024 में ये 4.5% रह सकती है। IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट और डायरेक्टर ने कहा कि 2022 के लिए हमारे पिछले अनुमान में कोई बदलाव नहीं आया है। इस दौरान भारत की इकोनॉमी 6.8% की रफ्तार से बढ़ सकती है।
IMF के मुताबिक 2023 में अमेरिका की इकोनॉमी का ग्रोथ रेट 1.4% रह सकता है। जापान का ग्रोथ रेट 1.8%, ब्रिटेन का 0.6%, कनाडा का 1.5% और चाइना का 5.2% रहेगा। इसी तरह यूरो एरिया का ग्रोथ रेट 2023 में 0.7% रहने का अनुमान है। इस दौरान चीन की इकोनॉमी 5.1% की रफ्तार से बढ़ सकती है। 2022 में उसकी रफ्तार 3% रही थी, जबकि 2024 में ये 4.5% रह सकती है। 2022 की बात करें तो इस दौरान केवल सऊदी अरब की इकोनॉमी की रफ्तार ही भारत से अधिक रहने का अनुमान है। इस दौरान इस अरब देश की इकोनॉमी 8.7% की रफ्तार से बढ़ सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ संसद का बजट सत्र शुरू हो गया। ये संसद में राष्ट्रपति का पहला अभिभाषण था जिसमें तीर्थ से लेकर तकनीक तक की चर्चा हुई। पूरे अभिभाषण के दौरान कई बार ऐसे मौके आए जब सदन तालियों से गूंज उठा। पीएम नरेंद्र मोदी कई बार मेज थपथपाते दिखे। कैमरा जब भी सांसदों की तरफ होता, लोगों की नजरें विपक्षी सदस्यों पर भी जाती। लेकिन 5 महीने तक भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले राहुल गांधी कहीं नहीं दिखाई दिए। मतलब इस ऐतिहासिक मौके पर वे सदन में आए ही नहीं। भारत जोड़ो यात्रा के समापन के बाद राहुल कश्मीर में ही तफरीक कर रहे हैं। आगे की पंक्ति में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी अकेले बैठी थीं। पास वाली सीट खाली थी। दरअसल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर पहुंचकर पूरी हो गई। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि आखिर राहुल गांधी संसद में क्यों नहीं आए? इसकी वजह क्या है? राहुल गांधी अभी कश्मीर में ही हैं। राहुल और प्रियंका गांधी जम्मू कश्मीर के गांदेरबल जिले में प्रसिद्ध खीर भवानी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। सुबह राहुल और प्रियंका श्रीनगर से 28 किलोमीटर दूर सेंट्रल कश्मीर के जिले तुल्लामुला में पहुंचे। यहीं खीर भवानी माता का मंदिर है। सोशल मीडिया पर कई तरह की वीडियो भी सामने आए जिसमें आगे वाली सीट से राहुल उतरते दिखे हैं। प्रियंका गाड़ी में बीच में बैठी हुई थीं। सुरक्षा बल पूरे इंतजाम के साथ पहुंचे थे और जैसे ही राहुल की गाड़ी मंदिर के गेट पर पहुंची, कमांडोज ने कांग्रेस नेता को घेर लिया। भाई बहन ने माता खीर भवानी के नाम से प्रसिद्ध राज्ञा देवी के मंदिर में दर्शन भी किए। कश्मीरी पंडितों की ऐसी मान्यता है कि मंदिर के नीचे मौजूद कुंड में पानी का रंग घाटी में मौजूद स्थिति के संकेत को दर्शाता है। कुंड के पानी का रंग काला या गहरा होना कश्मीर के लिए बुरे समय का संकेत है। माना जाता है ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में आगे की पंक्ति में बैठी सोनिया गांधी पूरे समय चुपचाप राष्ट्रपति का भाषण सुनती रहीं। सत्ता पक्ष के सांसद लगातार मेज पीटते रहे, लेकिन विपक्षी सांसद पूरे समय शांत रहे। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को घेरने की रणनीति साफ कर दी है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम चीन, LAC समेत कई प्रमुख मुद्दे उठाएंगे और सरकार से जवाब मांगेंगे। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच जारी सियासी जंग चरम पर है। इस जंग में नया मोड़ तब आया जब कुशवाहा के काफिले पर आरा में पथराव हुआ। पथराव के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर से अपने रडार पर लिया और नीतीश कुमार की बखिया उधेड़ कर रख दी। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार कहते हैं कि उन्होंने मुझे इज्जत दी, मुझे पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष जरूर बनाया। जब बनाया गया तो मुझे लगता था कि पार्टी में जो सोचकर मुझे पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाया वो एक तरह से झुनझुना था। पहले पार्टी में संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष नहीं था। बाद में जेडीयू के संविधान में ये संशोधन किया गया कि संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष का मनोनयन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। ये समझ के बाहर की बात है। संसदीय बोर्ड के सदस्यों का मनोनयन भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ही करेंगे, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष नहीं। मतलब हम संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष रहकर भी सदस्य को नहीं चुन सकते। कुशवाहा ने साफ कहा कि पार्टी में ऐसा संविधान बनाया गया जिसमें संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष केवल नाम का पद है। इस पद पर बोर्ड अध्यक्ष एक सदस्य तक का मनोनयन नहीं कर सकता। ऐसे में इस पद को देकर मुझे झुंझुना थमा दिया गया। मुझे पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन मुझे अधिकार नहीं दिया गया। उपेंद्र कुशवाहा कोई सरकारी नौकरी नहीं कर रहा है। उपेंद्र कुशवाहा राजनीति कर रहा है। MLC बनना किसी के लिए सरकारी नौकरी नहीं होती। मैं अगर केंद्रीय मंत्री पद छोड़ सकता हूं तो MLC का पद भी त्याग सकता हूं। उपेंद्र कुशवाहा यही नहीं रुके। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अति पिछड़ा समाज के लोगों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भरोसा नहीं है, तो जिस पर भरोसा है उसी एक व्यक्ति को लाकर राज्यसभा की सदस्यता दे दे। इससे उन्हें फायदा होगा। लेकिन एक समय में पार्टी में अति पिछड़ा समाज के लिए जो आकर्षण था वो अब कम हो रहा है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। बीजेपी के जिस नियम की वजह से मुख्तार अब्बास नकवी को मंत्री पद छोड़ना पड़ा, उसी नो रिपीट नियम के कारण गुजरात के कई सांसदों और मंत्रियों का पत्ता 2024 में कटने वाला है। बीजेपी गुजरात की सभी 26 सीटों पर 2014 से काबिज है।
2024 लोकसभा चुनाव में वही करिश्मा दोहराने की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है और इसके लिए कई सांसदों का टिकट कटने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और पुरुषोत्तम रुपाला लोकसभा चुनाव में उतर सकते हैं। पार्टी इन दोनों नेताओं को 2 और 3 बार राज्यसभा भेज चुकी है। पार्टी अब इन नेताओं को राज्यसभा में फिर से रिपीट करने के मूड में नहीं है और इसी के चलते इन दोनों नेताओं ने राज्य में अपने लिए मजबूत सीटें चिन्हित की हैं। अगर वाकई में पार्टी ने इन दोनों नेताओं के लिए नो रिपीट का फॉर्मूला लागू किया तो इन्हें लोकसभा चुनाव लड़कर दिल्ली पहुंचना होगा और ऐसे में कुछ और मौजूदा सांसदों की सीटों में न सिर्फ फेरबदल होगा बल्कि कुछ का पत्ता भी कट सकता है या फिर इन्हें कहीं और एडजस्ट किया जा सकता है। गुजरात से राज्यसभा के सांसद केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम का राज्यसभा कार्यकाल अप्रैल 2024 में ही समाप्त हो रहा है। ऐसे में पार्टी इन दोनों नेताओं को लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी के संकेत दे चुकी है। सूत्रों का कहना है कि इन दोनों नेताओं ने अपने लिए लोकसभा की मजबूत सीटों की पहचान कर ली है। मनसुख मंडाविया भावनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने सूरत और पोरबंदर लोकसभा सीट को भी विकल्प के तौर पर रखा है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला राज्य की 2 लोकसभा सीटों का विकल्प तैयार कर चुके हैं। इसमें अमरेली और राजकोट लोकसभा सीट शामिल है। भावनगर से अभी भारती श्याल सांसद हैं। वे पिछले 2 टर्म से लोकसभा के सदस्य हैं और अगर इस सीट से मनसुख मंडाविया लड़े तो भारती श्याल का पत्ता कटेगा। अगर मंडाविया सूरत से लड़ते हैं तो ऐसे में मौजूदा रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश का टिकट कटेगा। जरदोश 2009 से लगातार सांसद हैं। वे 3 बार जीत चुकी हैं। सूरत बीजेपी का बेहद मजबूत गढ़ है। पार्टी इस सीट पर 1989 से लगातार जीतती आ रही है। पोरबंदर की सीट से रमेश भाई धदुक अभी लोकसभा के सदस्य हैं, तो वहीं रुपाला अगर लोकसभा चुनाव में उतरे हैं तो अमरेली से नारायण भाई कछाड़िया का टिकट कटेगा। वे 3 बार से यहां से बीजेपी की टिकट पर सांसद बने हुए हैं। राजकोट की सीट भी रुपाला के विकल्प के तौर पर रखी गई है। अभी यहां से मोहन भाई कुंडारिया सांसद हैं। वे 2 बार से यहां से चुने जा रहे हैं। कुंडारिया भी बड़े पाटीदार नेता हैं। मनसुख मंडाविया अभी तक सिर्फ 1 बार विधायक का चुनाव जीते हैं। वे 2002 में पालीताना सीट से जीते थे। तो वहीं पुरुषोत्तम रुपाला अमरेली से 3 बार विधायक चुने गए हैं। पार्टी की रणनीति है कि राज्यसभा सांसद के तौर पर केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल तमाम चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा जाए। दिग्गज मंत्री जीत कर आएं, फिर मंत्री पद की दावेदारी पेश करें। इसी के तहत मोदी सरकार के तमाम मंत्री अपने लिए सुरक्षित सीट खोज रहे हैं। इसमें मनसुख मंडाविया और पुरुषोत्तम रुपाला शामिल हैं। इसके अलावा पार्टी का एक अघोषित नियम भी है कि पार्टी अपने किसी नेता को लगातार 3री या 4थी बार राज्यसभा भेजने से परहेज करती है। कई नेताओं के मामले में 1-2 बार पहले पार्टी ने इस अघोषित नियम में छूट भी दी है। लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी प्रकरण के बाद से राज्यसभा से आने वाले दिग्गज मंत्रियों ने लोकसभा चुनाव लड़ने का मन बनाना शुरू कर दिया है। इसमें खास तौर से वो मंत्री शामिल हैं जिन्हें पार्टी पहले 2 या 2 से ज्यादा बार राज्यसभा भेज चुकी है। मंत्री होने के बावजूद पार्टी ने नकवी को फिर से राज्यसभा नहीं भेजा और किसी भी सदन का सदस्य नहीं होने के कारण उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में LAC से LOC, तीर्थ से तकनीक और धरती से आसमान तक लहराते फहराते विकास कार्यों का जिक्र किया। अभिभाषण के दौरान सिर्फ तालियां बजी, मेज थपथपाए गए, लेकिन कांग्रेस ये सब पसंद नहीं करती। अभिभाषण में कांग्रेस को कोई खोट नहीं मिला तो उसने पूरे अभिभाषण को चुनावी करार दे दिया। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने कहा कि बीजेपी राष्ट्रपति के माध्यम से चुनावी फायदा लेने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे बीजेपी सरकार अपना अगला चुनाव अभियान उनके माध्यम से चला रही है। पूरा भाषण एक चुनावी भाषण लगा। वे सरकार के किए गए हर काम की प्रशंसा करने की कोशिश कर रही थी। हम इसके लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जिम्मेदार नहीं कह सकते क्योंकि भाषण मौजूदा केंद्र सरकार ने लिखा था। उन्होंने साथ ही कहा कि वो उन चीजों को भी छोड़ रही थी जिसमें सरकार का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए अपने पहले अभिभाषण में कहा कि देश ने उस सोच को बदला जो प्रगति और प्रकृति को परस्पर विरोधी मानती थी। सरकार विकास को गति देने के साथ हरित वृद्धि पर भी ध्यान दे रही है और पूरे विश्व को मिशन लाइफ से जोड़ने पर जोर दे रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार देश के विकास के लिए जिस गति और पैमाने पर काम कर रही है वह अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा कि देश को विश्व का सबसे प्रतिस्पर्धी लॉजिस्टिक केंद्र बनाने के लिए सरकार काम कर रही है। इसके लिए पिछले वर्ष देश में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति लागू की गई है। इस नीति के लागू होने से लॉजिस्टिक से जुड़ी लागत में काफी कमी आएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। सीतारमण का ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट होगा।
धार्मिक चिन्हों और नामों के सहारे सियासत करने वाली पार्टियों पर मान्यता रद्द किए जाने का खतरा मंडराने लगा है। वजह यही कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू हो गई है। इस मसले पर असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाबी हलफनामा दायर कर दिया है। इस हलफनामे में AIMIM और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने याचिकाकर्ता वसीम रिजवी पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस याचिका का मकसद सिर्फ मुस्लिम पार्टियों को निशाना बनाना है। जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर ऐसे राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द कराने की मांग की है जो पार्टी के नाम में धार्मिक नाम या धार्मिक चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं। इस पर जवाबी हलफनामे में AIMIM ने कहा कि पार्टी के नाम में केवल मुस्लिमीन शब्द का उल्लेख धर्म के आधार पर मतदाताओं से कोई विशेष अपील नहीं करता और इसे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है। AIMIM के हलफनामे में कहा गया है कि पार्टी के संविधान के सदस्यों को धर्म के नाम पर वोट मांगने का जिक्र या निर्देश नहीं है, बल्कि इसकी सदस्यता सभी व्यक्तियों के लिए उनकी जाति, पंथ या धर्म के बावजूद खुली है। पार्टी ने कहा कि 60 साल पुरानी इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य भारत में अल्पसंख्यकों और अन्य वंचित वर्ग के सामाजिक, सांस्कृतिक या धार्मिक लोकाचार की रक्षा करना है। विशेष रूप से हैदराबाद और इसके आसपास के क्षेत्र में AIMIM ने दावा किया है कि वह अन्य कल्याणकारी उपायों को भी करने के लिए तैयार है, जैसे समाज के भीतर शिक्षा को बढ़ावा देना आदि। उसने जनप्रतिनिधित्व कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया। पार्टी ने कहा कि याचिकाकर्ता किसी भी विशिष्ट उदाहरण का उल्लेख करने में विफल रहा है। ये जनहित याचिका राजनीति से प्रेरित है और याचिकाकर्ता सैयद वसीम रिजवी राजनीतिक दलों के साथ अपने जुड़ाव का खुलासा करने में विफल रहे। उन्होंने कहा है कि याचिकाकर्ता समाजवादी पार्टी के पूर्व सदस्य हैं और उन्होंने लखनऊ में कश्मीरी मोहल्ला वार्ड से वर्ष 2008 में निगम चुनाव लड़ा था और जीता था। वहीं वर्तमान में ऑनलाइन उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ता को उत्तर प्रदेश राज्य में एक अन्य राजनीतिक दल के करीबी के रूप में जाना जाता है। अपनी वजहों से बीजेपी में किनारे लगाए गए वरुण गांधी के सामने सबसे बड़ी चिंता अपने सियासी करियर को बचाने की है। कभी कांग्रेस तो कभी समाजवादी पार्टी में जाने की खबरें भी पिछले दिनों आई थी, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। इस बीच अब वरुण गांधी के नए प्लान को लेकर खुलासा हुआ है। सूत्रों का कहना है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले वो अपनी नई पार्टी का गठन कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर वरुण गांधी अपनी मां मेनका गांधी के साथ मिलकर नई पार्टी का गठन कर सकते हैं। हालांकि इसको लेकर अभी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि वरुण गांधी नई पार्टी बना सकते हैं। पार्टी के गठन के अलावा वरुण गांधी के कांग्रेस में जाने की संभावनाएं भी हैं। भले ही राहुल गांधी अलग अलग विचारधारा की बात कहकर वरुण गांधी के कांग्रेस में जाने से इनकार कर चुके हों, लेकिन अब इसमें प्रियंका गांधी की एंट्री हो गई है और वो वरुण गांधी से बात कर रही हैं। वरुण और प्रियंका हमेशा से एक दूसरे के करीबी रहे हैं और दोनों की बातचीत होती रहती है, लेकिन अब दोनों की राजनीतिक मुद्दों पर बात होने लगी है। कांग्रेस के अलावा वरुण गांधी के पास समाजवादी पार्टी में भी जाने की संभावनाएं हैं। हाल ही में शिवपाल यादव ने वरुण को लेकर किए गए सवाल पर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को हराने वाले नेता का सपा में स्वागत है। इतना ही नहीं, वरुण भी कई मौकों पर अखिलेश की तारीफ कर चुके हैं। वरुण गांधी के सामने एक तीसरा विकल्प भी है और वो किसी पार्टी में शामिल न होकर संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार बनना चाहते हैं। सूत्रों के अनुसार वरुण गांधी 2024 लोकसभा चुनाव से पहले तीसरे विकल्प पर भी ध्यान दे रहे हैं और चुनाव में पीलीभीत से संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार बनना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। भारतीय बीबीसी की प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स के पीछे चीन की चाल है। वजह ये कि बीबीसी को ज्यादा फंड की आवश्यकता थी और इसकी आपूर्ति चीनी लिंक्ड हुआवेई से की जा रही है। और अब जब फंडिंग चीनी कंपनी कर रही है तो जाहिर है कि बीबीसी को उसके इशारे पर काम भी करना होगा। महेश जेठमलानी ने इस बात का दावा किया कि बीबीसी इतना भारत विरोधी क्यों है, क्योंकि इसे पैसे की आवश्यकता है और चीनी सरकार से जुड़े हुआवेई से इसे पैसे प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीबीसी चीन के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए पैसे ले रही है। ये सीधे सीधे कैश फॉर प्रोपेगेंडा डील है। बीबीसी बिकाऊ है। भाजपा सांसद ने अगस्त 2022 में यूके की पत्रिका द स्पेक्टेटर में प्रकाशित एक कहानी का लिंक शेयर किया। इसमें आरोप लगाया गया था कि बीबीसी हुआवेई से पैसे ले रहा था। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने दावा किया कि डॉक्यूमेंट्री का इस्तेमाल टॉर्पीडो इंडियाज ग्रोथ स्टोरी के लिए किया जा रहा था। ये एक सर्वविदित तथ्य है। उनकी सरकार द्वारा प्रायोजित कई चीनी कंपनीज ने बीबीसी के साथ लेन देन किया है और पिछले कुछ वर्षों में बीबीसी को वित्त पोषित भी किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी को बरी कर दिया है।
हम विदेशी मीडिया एजेंसी को भारत को ये निर्देश नहीं दे सकते कि उसका सार्वजनिक संवाद क्या होना चाहिए। हम इस तरह की दखलंदाजी नहीं होने देंगे। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने का सरकार का तरीका भटकाना है। कार्ति चिदंबरम ने कहा कि मुझे लगता है कि अगर बीजेपी सांसद के पास ठोस सबूत हैं चीनी फंडिंग बीबीसी सीरीज पर, तो उन्हें ब्रिटेन में उचित निरीक्षण निकाय के पास जाना चाहिए और बीबीसी को बेनकाब करना चाहिए। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।